दोस्तों नमस्कार। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आपने फिल्म बेशक ना देखी हो, लेकिन आपने रियल कैरेक्टर में ज़रूर देखा होगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, या फिर महसूस किया होगा, या फिर उसके आप कहीं न कहीं शिकार रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ठग्स ऑफ हिंदुस्तान क्यों कही जाती है? इसके बहुत प्रमाण हैं, लेकिन हम शुरू करना चाहेंगे रिसेंट के मज़दूरों के आने-जाने के लिए बस की व्यवस्था को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबने पता होगा आपको कि बस का मसला जो आया था, वो 1000 बसें देने के लिए पूरे मीडिया में कांग्रेस पार्टी का जो हलचल था, वो दिख रहा था। और कहीं न कहीं ऐसा कांग्रेस पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि वो मज़दूरों की सबसे बड़ी हितैषी है। जिस तरह उनको पोर्ट्रे किया गया अपनी पार्टी द्वारा कि भाई कांग्रेस ही तो है, बस और कुछ नहीं है, हम 1000 बसें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सरकार द्वारा बसों का डिटेल मांगा गया और बसों की फिटनेस जांच और वो सब चीज़ें मांगी गई, तो क्या निकल के आया? देखिए, उसमें 69 जो नंबर्स थे, वो कहीं ना कहीं डिफॉल्टेड थे। या तो वो स्कूटर के थे, या फिर वो थ्री व्हीलर्स के थे, ऑटो रिक्शा के थे, या फिर एम्बुलेंस का नंबर था उसमें। और कुछ तो ऐसे नंबर थे जो अनट्रेसेबल थे, जिसका कि कोई ट्रेस ऑनलाइन पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे उपलब्ध ही नहीं था। तो इससे कांग्रेस का चरित्र कैसे पता चलता है कि या तो बसें, मतलब ये क्या सोच रहे थे कि बस ऐसे हमने सबमिट करना है और 1000 बसें कोई से भी भेज देंगे, वो बसें चाहे चोरी की हो सकती हैं, या फिर 1000 के बदले आप 700 भेज दें, 800 भेज दें। चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 700 व 800 बसें भी भेज दें, लेकिन जिस तरीके से झूठ परोसा गया, वो कम से कम छलावा है और वो शेयर राजनीति का हिस्सा है। नहीं तो आप इस तरीके से लोगों को भ्रम में डाल के चीट नहीं कर सकते कि आप 1000 बस भेज रहे हैं और 1000 बसों में आपने क्या दिए हैं? ऑटो रिक्शा, इको, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एम्बुलेंसेस। या तो आप कहिए कि आपने इस नंबर का ये ऑटो है, ये ऑटो लेके जाएगी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लोग समझ जाएंगे कि आपकी क्या मंशा है। बहरहाल जो भी है, खुलासा तो हो गया कि आप जिस तरीके से 70 साल राज की हैं, आप चाहती हैं कि विपक्ष में रह के भी वैसे ही हम रूल करें लोगों पे, और वैसे ही मजदूरों को दुर्दशा में रखने के लिए फॉर एवर प्रयास करते रहे। दूसरा मसला, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की कांग्रेस की डिमांड थी। जब 20 लाख करोड़ का बजट आया, उस बजट के एलोकेशन में उनको खामियां लगी। उनको ये चाहिए था कि 20 लाख करोड़ को डिफरेंट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए क्यों दिया जा रहा है? इसमें से कुछ पैसे जो हैं वो सबके अकाउंट में भेज दिए जाएं। दोस्तों, मैं ये कतई नहीं मानता कि अगर कोई मुझे 10 रुपया दे दे तो मैं अपनी जिंदगी चला लूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको मुझे सहयोग करना है, अगर जनता का सहयोग करना है, तो जनता को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। जनता को आप ऐसे सहयोग दें कि जनता खुद ही अपना धनोपार्जन कर ले और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि आप उसको एक वक्त का खाना चाहिए तो 3 वक्त का खाना दे दे, फिर चौथे वक्त का खाना वो ढूंढते रहेगी। तो कांग्रेस की ये रणनीति 70 साल से रही है, क्योंकि उसको चाहिए कि इंडिया जो है अनपढ़ हो और गरीब रहे। जी हाँ, बात अनपढ़ की आ गई है, तो अनपढ़ भी रखा इसलिए गया कि तब ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो चलती रहेगी, और बेवकूफ और मूर्ख जनता जो है हमेशा ऐसी ही टॉलरेट करती रहेगी चीजों को, और कांग्रेस को सत्तासीन करती रहेगी हमेशा। और राजशाही की जो इनकी लत है, वो हमेशा उसकी पूर्ति होती रहेगी। दोस्तों, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में जिस तरीके का बवाल दिखा, वो कहीं ना कहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के तर्ज पे कांग्रेस की नीति का हिस्सा था। तीसरा मुद्दा आता है ट्रेन फेयर। ट्रेन फेयर में किस तरह की राजनीति हुई, आपसे कुछ छिपा नहीं है। ट्रेन फेयर पहले क्लेम किया गया कि ट्रेन जो है चलाइए आप, हम किराया देंगे। चलिए जी, ट्रेन को चलाने का जो भी सिलसिला है वो शुरू हुआ, लेकिन टिकट काउंटर खुले भी नहीं थे, और कांग्रेसियों ने अनाउंस कर दिया कि ट्रेन की टिकट जो है वो लिया जा रहा है और उसका किराया हम देंगे। उसके फेवर में फर्जी टिकट भी पेश किए गए मीडिया में, बहुत स्कैन कॉपी फोटोज वीडियोज सर्कुलेट हो रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो आपने देखा।
अब बताइए कि या ट्रेन का टिकट काउंटर जब खुला नहीं तो आप टिकट कहां से लेके आए? या तो आप टिकट अपने घर छाप रहे हैं, या फिर जिस तरीके से काउंटर टिकट का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप, वो गलत है। तो ये भी एक ठगने का नायाब तरीका कांग्रेस के द्वारा इजाद किया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आई, चलो काउंटर नहीं खुला है तो हम भाड़ा देंगे, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आई उसके अकॉर्डिंग हो गया कि 85 + 15, 85 सेंटर एंड 15% स्टेट देगा। वो ही मामला पर्दाफाश हुआ और कांग्रेस के ठग ऑफ हिंदुस्तान का चेहरा भी सामने आ गया। चौथा मसला, राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था पे हर घंटे कांग्रेस पार्टी और इससे जुड़े हुए नेताओं का ट्वीट आना शुरू हुआ। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके ट्वीट, एक भी ट्वीट पंजाब के लिए नहीं आए जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वहां पे अनाज का भंडार है, तब भी वहां पे मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा। इनका एक भी ट्वीट पंजाब के ऊपर नहीं आया। इनका ट्वीट राजस्थान के उन इलाकों के जगह से नहीं आया जहां पे परिस्थितियां भयावह हो रही थी, जहां पे मजदूर जो है वो भागने, पैदल चलने और मरने को मजबूर थे। लेकिन वहां से आया, उस जिले से आया जहां पे स्थिति सुधार में आई, और वहां के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उस प्रशासन की सफलता को कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की प्रशंसा बता दी। राहुल गांधी के प्रयासों का परिणाम है ये। दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि राहुल गांधी कितने बड़े डॉक्टर हैं, और उनकी थ्योरी वहां पे काम कर गई और चीजें बड़ी इंप्रूव हो गई। तो वहां से उनका ट्वीट जरूर आया राजस्थान के। छत्तीसगढ़ से उनका कोई ट्वीट नहीं है, जहां से लोग भागने पे मजबूर हुए और प्रवासी मजदूर वहां से भागने को मजबूर हुए, मजदूर मजबूर हुए बेसिकली। ये चीजें बताती हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है इनको। चौथा और एक आखिरी में बताना चाहूंगा आपको कि चीजें किस तरीके से पूरे 70 साल में रही हैं, वो कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को बताती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चले जाइए आजादी के समय से। आजादी का समय, बंटवारे का समय, बंटवारा हुआ, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में हमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। पहला मसला 1947 के बाद से शुरू हुआ। इवन आप ये कह सकते हैं कि आजादी से पहले भी इनकी यही दशा रही है, और ये कहीं ना कहीं देश को भला और एक सशक्त सनातन धर्मी राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं। दोस्तों, उसके बाद बात आती है यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की। बात यह भी आती है कि सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी जिम्मेवार हैं भारत को परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह ना मिलने का, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दिलवाला बनके चाइना को रिकमेंड किया, क्योंकि चाइना की हालत उस समय बहुत खराब थी। और चाइना आज का चाइना उस समय नहीं था। चाइना मक्कार पहले भी था, लेकिन चाइना के पास इतनी ताकत नहीं थी जिससे उसकी मक्कारी में ताकत आ सके। लेकिन फिर भी मिस्टर नेहरू की वजह से चीजें बदली और चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली। वहां भी देश ठगा गया और छला गया। उसके बाद आइए 1962 चाइना वॉर। चाइना वॉर के टाइम में भी चीजें किस तरह बदली देखिए। हम वो वॉर हारे नहीं हैं, हम वो वॉर बहुत आसानी से जीत जाते, लेकिन इस निकम्मी कांग्रेस की सरकार ने हमें पीछे हटने पे और हमारा बहुत सारा नुकसान होने पे मजबूर कर दिया, और चीजें इस कदर बदली कि हमें फिर टेबल पे आना पड़ा समझौते के। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जातिवाद। देश में जातिवाद का जहर घोलना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की जो रिजर्वेशन पॉलिसी और जिस तरीके से नौकरी में अनपढ़ों और अनस्किल्ड लोगों का बढ़ावा देना था, वो कहीं ना कहीं देश को अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे पढ़े लिखे, स्किल्ड और अच्छे पर्संस कहीं और जाके अपना बेहतर डिलीवर कर रहे हैं और उस देश की तरक्की हो रही है। लेकिन आज तक वो इंडिया में नहीं रुक पाए, क्योंकि इंडिया में अगर जो 90% लेके आने वाला है और अगर वो जनरल से आता है
तो 40% SC ST OBC वालों से पीछे रहेगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड क्लास है, क्योंकि वो ऐसा क्लास है जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आता और वो काम करने के लायक नहीं है। लेकिन जो 40% वाला है वो काम करने के लायक है। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। इससे भी देश टूटा नहीं, बहुत टूट गया और अंदर से अंदर इतना खोखला हो गया है कि अब इसको स्ट्रेंथन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता इस राजनीति, जो गंदी राजनीति जातिवाद की थी, उसने घोल दिया है, पूरे जहर घोल दिया है इस देश में, जो कि अब हटाने में कोई भी सरकार इतनी आसानी से, सहजता से काम नहीं कर पाएगी और चीजें इतनी आसानी से बदल नहीं पाएंगी। इसका तो मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी पता होगा ये बात कि ये जहर जो है इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। उसके बाद आइए, ये जातिवाद हुआ, उसके बाद अंदर खाने जो धार्मिक तुष्टीकरण की भावना इस सरकार में रही है, इन कांग्रेसियों में रही है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद से भी बड़ा जहर है। ये धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना और धर्म के नाम पे फूट डाल के और एक अपना वोट बैंक बनाना, धर्म को तोड़ दिया, जाति को तोड़ दिया, जाति में जाति को तोड़ दिया और हर जगह उनको इस तरीके से ट्रीट करना जिससे कहीं ना कहीं देश की विकास प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, ये पूरा जो है वो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। बाकी आपकी डिसीजन है कि आप क्या सोचते हैं उस पर, लेकिन हमारी टीम और उसके आकलन के अकॉर्डिंग चीजें इतनी आसान नहीं है जो कि कांग्रेस के लिए कि अब वो कुछ ऐसा कर सके जिससे कि फिर से वो जहर बढ़ता जाए, उस जहर की इंटेंसिटी बढ़ती जाए। आप देखेंगे आगे कि चीजें बदलेंगी, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इतना जहर घोल रखा है कि उस जहर को कम करने में बहुत समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।